इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले का भारत। चारों तरफ घने जंगल, लकड़ी, जानवर और शिकार। लेकिन सवाल यह था कि इन जंगलों का मालिक कौन है? गांव वाले, राजा या अंग्रेज सरकार? अंग्रेजों ने देखा कि जंगलों से लकड़ी मिलती है, रेलवे की पटरियां बन सकती हैं, कारखाने चल सकते हैं और सरकार को भारी मुनाफा हो सकता है। लेकिन उस समय लोग बिना रोक-टोक लकड़ी काट रहे थे, शिकार कर रहे थे और जंगलों पर किसी का नियंत्रण नहीं था। तब अंग्रेज सरकार ने सोचा, अगर जंगलों पर पूरा नियंत्रण चाहिए तो एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। इसी सोच से वर्ष 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बनाया गया। इस कानून के तहत सरकार ने तय किया कि कौन सा जंगल रिजर्व्ड फॉरेस्ट होगा, कौन सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और कौन सा विलेज फॉरेस्ट। अब बिना अनुमति लकड़ी काटना अपराध है, जंगल में आग लगाना अपराध है और शिकार करना भी अपराध है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जंगल सरकार की संपत्ति हैं और नियम तोड़ने पर सजा दी जाएगी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति रिजर्व्ड फॉरेस्ट में बिना अनुमति प्रवेश करता है, लकड़ी काटता है या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है। इस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत में जंगलों पर सरकारी नियंत्रण की नींव है। आज भी भारत के अधिकतर वन कानून इसी एक्ट पर आधारित हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों पर नियंत्रण और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नियमन के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जंगल सरकार की संपत्ति हैं और नियम तोड़ने पर सजा दी जाएगी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति रिजर्व्ड फॉरेस्ट में बिना अनुमति प्रवेश करता है, लकड़ी काटता है या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है। इस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत में जंगलों पर सरकारी नियंत्रण की नींव है। आज भी भारत के अधिकतर वन कानून इसी एक्ट पर आधारित हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों पर नियंत्रण और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नियमन के लिए बनाया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लागू होते ही भारत के जंगलों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं रहे, बल्कि उन्हें सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया। सरकार ने सबसे पहले जंगलों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। हर जंगल के लिए अलग नियम बनाए गए और यह तय किया गया कि कहाँ क्या किया जा सकता है और कहाँ क्या नहीं। सबसे पहले आरक्षित वन घोषित किए गए। इन जंगलों में बिना अनुमति प्रवेश करना, लकड़ी काटना, जंगल में आग लगाना और शिकार करना पूरी तरह अपराध घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन के संबंध में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना, कारावास या दोनों की सजा दी जा सकती है। इसके बाद संरक्षित वन बनाए गए। संरक्षित वनों में सरकार को यह अधिकार मिला कि वह नियम बनाकर यह तय करे कि किसे लकड़ी काटने की अनुमति होगी, कहाँ चराई हो सकेगी और कहाँ शिकार प्रतिबंधित रहेगा। यानी संरक्षित वन में हर गतिविधि सरकार के नियंत्रण में आ गई। इसके साथ ही सरकार ने कुछ वनों को ग्राम वन घोषित किया।
इन वनों को गांव के लोगों के उपयोग के लिए दिया गया, लेकिन यह अधिकार भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। ग्राम वन में भी सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य था। इस कानून के तहत वन उपज को भी परिभाषित किया गया। लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता, गोंद, राल, शहद आदि सभी को सरकार की संपत्ति माना गया। अब वन उपज का उपयोग, संग्रहण और बिक्री सरकारी नियंत्रण में आ गई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत वन अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। वे वन अपराधों की जांच कर सकते थे, अपराधियों को पकड़ सकते थे, वन उपज जब्त कर सकते थे और कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते थे। इस एक्ट के लागू होने के बाद वन अपराध की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब जंगल से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध बन गया। इस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने भारत में वन प्रशासन को एक संगठित और नियंत्रित व्यवस्था में बदल दिया। आज भी भारत में वन संघ भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। ग्राम वन में भी सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य था। इस कानून के तहत वन उपज को भी परिभाषित किया गया। लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता, गोंद, राल, शहद आदि सभी को सरकार की संपत्ति माना गया। अब वन उपज का उपयोग, संग्रहण और बिक्री सरकारी नियंत्रण में आ गई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत वन अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। वे वन अपराधों की जांच कर सकते थे, अपराधियों को पकड़ सकते थे, वन उपज जब्त कर सकते थे और कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते थे। इस एक्ट के लागू होने के बाद वन अपराध की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब जंगल से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध बन गया। इस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने भारत में वन प्रशासन को एक संगठित और नियंत्रित व्यवस्था में बदल दिया। आज भी भारत में वन संरक्षण, वन प्रशासन और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के लागू होने के बाद सरकार ने जंगलों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया। सबसे पहले आरक्षित वन बनाए गए, जिन्हें सबसे अधिक सुरक्षा दी गई। इन वनों में बिना अनुमति प्रवेश करना, लकड़ी काटना, शिकार करना या जंगल में आग लगाना पूरी तरह अपराध घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और आम लोगों के अधिकार लगभग समाप्त कर दिए गए। इसके बाद संरक्षित वन बनाए गए। संरक्षित वन ऐसे जंगल होते हैं जहां सरकार नियम बनाकर यह तय करती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। इन वनों में कुछ गतिविधियां, जैसे सीमित चराई या लकड़ी काटना, अनुमति के साथ की जा सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार और वन विभाग के हाथ में रहता है। इन दोनों के बाद ग्राम वन की व्यवस्था की गई। ग्राम वन वे जंगल होते हैं जिन्हें गांव के लोगों के उपयोग के लिए दिया जाता है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे ईंधन और लघु वन उपज को पूरा कर सकें। हालांकि ग्राम वन में भी लोगों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती और उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार आरक्षित वन सबसे सख्त नियंत्रण वाले संरक्षित वन नियमों के अधीन और ग्राम वन गांव के उपयोग के लिए होते हैं, लेकिन तीनों ही वनों पर अंतिम नियंत्रण सरकार का ही रहता है। आरक्षित वन धारा 3 से धारा 27, खासकर धारा 26। ग्राम वन धारा 28, संरक्षित वन धारा 29 से 34, खासकर धारा 33। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की धारा 3 से 27। आरक्षित वन से संबंधित प्रावधान। धारा 3, आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना। जब सरकार किसी वन को आरक्षित वन घोषित करना चाहती है तो वह सबसे पहले राजपत्र गजेट में अधिसूचना जारी करती है। इस अधिसूचना से यह प्रक्रिया शुरू होती है कि वह क्षेत्र आगे चलकर आरक्षित वन बनेगा।
धारा 4 वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति सरकार एक वन बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करती है। यह अधिकारी यह जांच करता है कि उस वन क्षेत्र में लोगों के कौन कौन से अधिकार हैं। धारा 5 अधिकारों पर अस्थायी रोक। धारा 4 की अधिसूचना के बाद कोई भी व्यक्ति नए अधिकार का दावा नहीं कर सकता, यानी नए सिरे से चराई, लकड़ी। धारा 6 अधिकारों की घोषणा। वन बंदोबस्त अधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करता है कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकार का दावा करना चाहता है वह निश्चित समय के भीतर आवेदन करे। धारा 7 दावों की जांच। जो भी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी उनकी जांच करता है। धारा 8 दावों का निपटारा। अधिकारी तय करता है कि कौन सा दावा सही है और कौन सा गलत। धारा 9 दावों का अस्वीकार या स्वीकृति। यदि दावा गलत पाया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, यदि सही है तो उसे स्वीकार किया जाता है। धारा 10 अधिकारों का निपटान। स्वीकृत अधिकारों को या तो समाप्त किया जाता है या मुआवजे के बदले खत्म किया जाता है या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। धारा 11 मुआवजा। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त किया जाता है तो उसे सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है। धारा 12 अधिकारों का स्थानांतरण। कुछ मामलों में अधिकारों को किसी अन्य वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। धारा 13 रास्ते, जल स्रोत आदि। रास्ते, नहर, जल स्रोत जैसे अधिकारों का विशेष निपटारा किया जाता है। धारा 14 अधिकारों का अभिलेख। जो अधिकार मान्य किए जाते हैं उनका आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। धारा 15 निर्णय अंतिम होगा। वन बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाता है। धारा 16 अपील का अधिकार। कुछ मामलों में उच्च अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। धारा 17 अपील की प्रक्रिया। अपील किस प्रकार और कितने समय में की जाएगी यह धारा 17 में बताया गया है। धारा 18 अपील पर निर्णय। अपील पर अंतिम निर्णय दिया जाता है। धारा 19 आरक्षित वन की अंतिम घोषणा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है और वन को आधिकारिक रूप से आरक्षित वन घोषित कर देती है। धारा 20 आरक्षित वन अस्तित्व में आता है। धारा 19 की अधिसूचना के बाद वह क्षेत्र पूर्ण रूप से आरक्षित वन बन जाता है। धारा 21 सीमांकन। आरक्षित वन की सीमाएं निश्चित की जाती हैं। धारा 22 सीमा चिन्ह। वन की सीमा पर स्थायी चिन्ह लगाए जाते हैं। धारा 23 सीमा से छेड़छाड़ दंडनीय। सीमा चिन्हों से छेड़छाड़ करना अपराध है। धारा 24 सरकारी भूमि का समावेश। कुछ सरकारी भूमि को भी आरक्षित वन में शामिल। धारा 25 अवैध कब्जा निषिद्ध। आरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा प्रतिबंधित है। धारा 26 आरक्षित वन में निषिद्ध कार्य। आरक्षित वन में आग लगाना, पेड़ काटना या नुकसान पहुंचाना, शिकार करना, वन भूमि पर कब्जा करना, वन उपज चुराना या किसी भी प्रकार से वन को क्षति पहुंचाना अपराध है। धारा 27 अधिकारों का निषेध। धारा 19 की अंतिम अधिसूचना के बाद आरक्षित वन में किसी भी प्रकार का अधिकार मान्य नहीं रहेगा जब तक कि वह अधिकार सरकार द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित न किया गया हो। धारा 28 ग्राम वन। सरकार किसी आरक्षित वन का कुछ भाग ग्राम समुदाय को प्रबंधन के लिए सौंप सकती है, जिसे ग्राम वन कहा जाता है। धारा 29 संरक्षित वन। सरकार किसी सरकारी वन भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है। धारा 30 संरक्षित वन में अधिकारों का निर्धारण। सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि संरक्षित वन में कौन कौन से अधिकार और किस सीमा तक मान्य होंगे। धारा 31 संरक्षित वन में निषिद्ध कार्य। संरक्षित वन में कुछ कार्यों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धारा 32 संरक्षित वन में नियम बनाने की शक्ति। सरकार
संरक्षित वनों के संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। धारा 33 नियमों का उल्लंघन दंडनीय, संरक्षित वन से संबंधित। धारा 25 अवैध कब्जा निषिद्ध, आरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा प्रतिबंधित है। धारा 26 आरक्षित वन में निषिद्ध कार्य, आरक्षित वन में आग लगाना, पेड़ काटना या नुकसान पहुंचाना, शिकार करना, वन भूमि पर कब्जा करना, वन उपज चुराना या किसी भी प्रकार से वन को क्षति पहुंचाना अपराध है। धारा 27 अधिकारों का निषेध, धारा 19 की अंतिम अधिसूचना के बाद आरक्षित वन में किसी भी प्रकार का अधिकार मान्य नहीं रहेगा जब तक कि वह अधिकार सरकार द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित न किया गया हो। धारा 28 ग्राम वन, सरकार किसी आरक्षित वन का कुछ भाग ग्राम समुदाय को प्रबंधन के लिए सौंप सकती है, जिसे ग्राम वन कहा जाता है। धारा 29 संरक्षित वन, सरकार किसी सरकारी वन भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है। धारा 30 संरक्षित वन में अधिकारों का निर्धारण, सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि संरक्षित वन में कौन कौन से अधिकार और किस सीमा तक मान्य होंगे। धारा 31 संरक्षित वन में निषिद्ध कार्य, संरक्षित वन में कुछ कार्यों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धारा 32 संरक्षित वन में नियम बनाने की शक्ति, सरकार संरक्षित वनों के संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। धारा 33 नियमों का उल्लंघन दंडनीय, संरक्षित वन से संबंधित। सरकारी नियमों का उल्लंघन। Q1 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? A 1925, B 1926, C 1927, D 1930। आंसर C। Q2 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? A वन निजीकरण, B वन संरक्षण और प्रबंधन, C कृषि विस्तार, D खनन। आंसर B। Q3 आरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया किस धारा से शुरू होती है? A धारा 3, B धारा 4, C धारा 6, D धारा 20। आंसर B। Q4 वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में होती है? A धारा 4, B धारा 5, C धारा 6, D धारा 7। आंसर D। Q5 दावों की जांच किस धारा में की जाती है? A धारा 6, B धारा 7, C धारा 8, D धारा 9। आंसर B। Q6 दावों का निपटारा किस धारा में किया जाता है? A धारा 7, B धारा 8, C धारा 9, D धारा 10। आंसर B। Q7 दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति किस धारा में है? A धारा 8, B धारा 9, C धारा 10, D धारा 11। आंसर B। Q8 मुआवजे का प्रावधान किस धारा में है? A धारा 10, B धारा 11, C धारा 12, D धारा 13। आंसर B। Q9 अधिकारों का स्थानांतरण किस धारा में है? A धारा 11, B धारा 12, C धारा 13, D धारा 14। आंसर B। Q10 रास्ते, नहर, जल स्रोत का निपटारा किस धारा में है? A धारा 12, B धारा 13, C धारा 14, D धारा 15। आंसर B। Q11 अधिकारों का अभिलेख किस धारा में तैयार किया जाता है? A धारा 13, B धारा 14, C धारा 15, D धारा 16। आंसर B। Q12 वन बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय अंतिम किस धारा में माना गया है?
ए धारा 14, बी धारा 15, सी धारा 16, डी धारा 17। आंसर बी। क्यू 13। अपील का अधिकार किस धारा में है? ए धारा 15, बी धारा 16, सी धारा 17, डी धारा 18। आंसर बी। क्यू 14। अपील की प्रक्रिया किस धारा में है? ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। आंसर बी। क्यू 15। अपील पर निर्णय किस धारा में होता है? ए धारा 17, बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। आंसर बी। क्यू 16। आरक्षित वन की अंतिम घोषणा किस धारा में है? ए धारा 18, बी धारा 19, सी धारा 20, डी धारा 21। आंसर बी। क्यू 17। आरक्षित वन अस्तित्व में कब आता है? ए धारा 18 के बाद, बी धारा 19 की अधिसूचना के बाद, सी धारा 20 के बाद, डी धारा 1, बी धारा 15, सी धारा 16, डी धारा 17। आंसर बी। क्यू 13। अपील का अधिकार किस धारा में है? ए धारा 15, बी धारा 16, सी धारा 17, डी धारा 18। आंसर बी। क्यू 14। अपील की प्रक्रिया किस धारा में है? ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। आंसर बी। क्यू 15। अपील पर निर्णय किस धारा में होता है? ए धारा 17, बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। आंसर बी। क्यू 16। आरक्षित वन की अंतिम घोषणा किस धारा में है? ए धारा 18, बी धारा 19, सी धारा 20, डी धारा 21। आंसर बी। क्यू 17। आरक्षित वन अस्तित्व में कब आता है? ए धारा 18 के बाद, बी धारा 19 की अधिसूचना के बाद, सी धारा 20 के बाद,